तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्टरी रूल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर रॉबस्पियर अंकल जी जो थे उनको हटाकर गुलेटाइन कर दिया और यहाँ पर जैकोबियन गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। जो जैकोबियन क्लब था उनको लेकर जो विचारधारा थी उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, ऐसा मिडिल क्लास जो पैसा था, उसने पावर को अब सीज कर लिया, पावर को अपने पास ले लिया, सीज द पावर। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको कोई वोट डालने का राइट नहीं है। तो वापस से पहले जैसे हालत हो गई, गरीबों को, नॉन प्रॉपर्टी वालों को कोई राइट नहीं रह रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी वालों को राइट रह रहा है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 काउंसिल्स होंगी, दोनों ही काउंसिल्स जो हैं इलेक्टेड होंगी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। अब क्या हुआ, उन्होंने 5 पांडव अपॉइंट किए। 5 पांडव यानी कि 5 लोग अपॉइंट किए। वो 5 लोग जो हैं हमारे फ्रांस को चलाएंगे। पहले 5 लोग मिलेंगे, आपस में साथ में बैठे खाना वाना खाएंगे, फिर उनके मन में जो आएगा ऑर्डर निकालेंगे। खाना अच्छा होगा तो अच्छा ऑर्डर निकालेंगे, खाना खराब होगा तो खराब ऑर्डर निकालेंगे। ऐसा मजाक कर रहा हूँ यार, चलता है, पर ऐसा होता है। जब एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में पावर होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। उन्होंने बोला यार अकेला आदमी तो गड़बड़ियाँ कर देता है, 2 लोग भी गड़बड़ियाँ कर देते हैं, अपन 5 लोगों को बिठा देते हैं अपने ऊपर। 5 लोग साथ बैठेंगे तो गड़बड़ियाँ नहीं होगी, 5 लोग सही चलाएंगे। उनको लगा ज़्यादा लोगों को बिठाने से ज़्यादा अच्छा चलेगा। अरे भाई हमारे यहाँ तो एक मोदी जी अकेले देखो क्या क्या कर रहे हैं, और आप वो 5 लोगों को बिठाए क्या करना चाहते थे। एनीवे उस वक्त मोदी जी थे नहीं, तो उस वक्त भी मोदी जी आ जाते, फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। चले, फ्रांस में क्या हुआ, दिस वाज मेंट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। अब क्या हुआ कि ना, उन्होंने जैकोबिन्स के टाइम में देखा था, एक आदमी एग्जीक्यूटिव बनाते थे, एक आदमी को सारा पावर देते थे, तो क्या हो जाता था, सारा पावर कंसंट्रेट हो जाता था उसी में। और वो जो चाहता, वो सुबह उठ के कहता आज के दिन हम रात बोलेंगे, तो सब लोगों को रात बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब क्या, उन्होंने कहा हम उससे बचने के लिए ज़्यादा लोगों को अपने ऊपर बिठाएंगे ताकि कोई एक जने का हमारे ऊपर राज नहीं रहे। However, the directors often clashed with the legislative council. अब यहाँ क्या हुआ, वो 5 डायरेक्टर तो एक हो गए, पर उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात समझ में नहीं आती। उन डायरेक्टर्स को लगता हम ज़्यादा होशियार हैं भाई, हम 5 लोग टॉप पर हैं, ये काउंसिल वाले क्या समझते हैं। तो उनको बार बार उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो फिर काउंसिल क्या करती थी, काउंसिल कहती थी इन डायरेक्टरों को ही हटाओ यार, बहुत माथा खाते हैं, बहुत पका दिया। तो काउंसिल उन डायरेक्टर्स को ही डिसमिस कर देती थी। The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator। यहाँ पर एक मिलिट्री डिक्टेटर निकल के आया, बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली नहीं, अमरेंद्र बाहुबली नहीं था, ये फ्रांस का बाहुबली था। दुनिया भर के सेनापतियों में सबसे ज़्यादा जिसका नाम हुआ है, बहुत ही इसको वीर माना गया है, वीर मनुष्य, और उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तभी लोग गाना गाएंगे, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया। वो फ्रांस की आर्मी में से आया, वो मिलिट्री में से आया। एंड नाउ अब हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको बिल्ली से डर लगता था। अरे यार ये तो अंदर की बात है, किसी को बताना मत। वैसे वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ब्रेव मैन था। तो बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। एन आर्मी चीफ अंडर किंग लुइस 16, नेमली नेपोलियन बोनापार्ट, क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस इन 1804। जब लुइस 16 था, उसके टाइम अंडर में एक आर्मी चीफ था नेपोलियन बोनापार्ट, और उसने 1804 में देखा कि फ्रांस की हालत सही नहीं है, अब मुझे आकर सब कुछ सही करना पड़ेगा। तो उसने आकर बोल दिया कि आज से मैं फ्रांस का राजा हूँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो फिर सब लोग बाहुबली की तरह जय जयकार करने लग गए, और ऐसे फ्रांस की पूरी सत्ता, पूरा जो फ्रांस का राज है, वो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ गया। एज अ मॉडर्नाइजर ही सेट आउट to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms। उसने क्या किया, he was a modernizer, वो मॉडर्न बात आगे की सोचता था। उसने क्या किया कि जो पास की जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको दबाव में लेना शुरू किया। उसके बाद उसने डायनेस्टीज़ को
और उसने अपनी किंगडम को बढ़ाना शुरू किया, है ना। उसने जो उसका जो राज था वो दूर दूर तक फैल गया। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट के लिए प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। वो डेसिमल सिस्टम लेके आया फ्रांस में। पहले ऐसा होता था कि यार 5 से थोड़ा ज़्यादा है तो उसको 6 बोलें या 5 बोलें, कहते चलो 5.5 बोलें। अब क्या डेसिमल सिस्टम आने से पता चला कि 5.2 भी होता है, 5.3 भी होता है। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया फ्रांस के लिए, और साथ ही साथ जिसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन, यूँ नहीं कोई किसी प्रॉपर्टी छीन ले। तो कुछ तो उसने अच्छे काम किए। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। तो शुरू में सबको लगा कि यार आदमी तो अच्छा है, यार आया भले मिलिट्री से है, आदमी बढ़िया लगता है, वो लिबरेटर है, यानी कि वो सब लोगों को फ्रीडम देगा, सबको ये आज़ादी देगा, सबको खुलापन देगा, सब लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे। पर हुआ क्या? बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वॉर्डिंग फोर्स। धीरे धीरे नेपोलियन की जो आर्मी थी वो नेपोलियनिक आर्मीज़ कहलाती है, वो दिखने लगी हर जगह, जो हर जगह घुस चुकी थी। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। 1815 में वाटरलू में वो हार गया। वहाँ से नेपोलियन का राज ख़त्म हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट बाहुबली भी यहाँ पर ख़त्म होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक नई जो है दिशा आती है, आगे हम देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे गुलामों की। गुलाम नाम की एक फिल्म आई थी आमिर खान की, जिसमें उसने गाना गाया था आती क्या खंडाला। ये वाला गुलाम नहीं है, ये बेचारा सचमुच के गुलाम की बात कर रहे हैं, जो लोग बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, जिनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं दिए जाते थे और उनको उनके कलर की वजह से गुलाम बनाया जाता था, उनको इंसान भी नहीं समझा जाता था। दैट इज़ कॉल्ड द स्लेवरी। ये हमारी इस दुनिया के ऊपर एक बहुत ही गंदा दाग है कि इस दुनिया ने कुछ लोगों को गुलाम बना कर रखा था। अभी वाला गुलाम नहीं जो आमिर खान में हम देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के, फ्रेंच की हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपनी कॉलोनीज बसाई। तो वहाँ पर अमेरिका जब पहुँच गया इंसान, कोलंबस जब पहुँचा अमेरिका, और अमेरिका के जिस पार्ट पे पहुँचा वो पार्ट तो अमेरिका में है पर वो पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं है। थोड़ा समझ जाइए, अमेरिका का मतलब पूरा यूएसए नहीं होता है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट का नाम है और उस कॉन्टिनेंट में और भी देश हैं। आपने वेस्ट इंडीज़ की टीम देखी है ऑल ऑल करते हुए, तो वो जो काले काले लोग, लंबे लंबे लोग होते हैं, वो लोग भी अमेरिकन होते हैं, वो यूएसए वाले नहीं होते हैं। पर वो अमेरिका कॉन्टिनेंट पे उनके अपने अलग देश हैं, जैसे पापुआ न्यू गुआना या फिर बारबाडोक्स, इस तरीके के देश बने हुए हैं। तो कोलंबस वहाँ पहुँचा था, तब तक तो यूएसए था ही नहीं, यूएसए तो बाद में बना। तो जब यूरोपियन लोग वहाँ पहुँच गए अमेरिका में और अफ्रीका में, तो वो लोगों ने क्या किया, अमेरिका में जब बारबाडोक्स वाले पोर्ट में पहुँचे, नांटेस पहुँचे, तो वहाँ से जब वो अफ्रीका गए तो वो अफ्रीका में उन्होंने गुलाम खरीदे। पहले गुलामों की मंडी लगती थी, स्लेव्स का ट्रेड होता था। लोकल लोग होते थे जिन्हें कि शेफ्टेंस कहते थे, जो कि जैसे कैप्टन्स होते हैं शेफ्टेंस होते थे। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CHIEFTAINS, है ना। एग्जाम में तो स्पेलिंग काम आती है, बोलना काम आता नहीं है। तो शेफ्टेंस ने स्लेव्स को बेचा, स्लेव्स को खरीद कर ले गए और कैरेबियन में गए। कैरेबियन में वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन को, कैरेबियन में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन वो लोग कर रहे थे, प्लांटेशन ओनर्स को उन्होंने, क्योंकि वहाँ काम करने वाले लोग कम थे, ज़मीन ज़्यादा थी प्लांटेशन के लिए, उनको उन्होंने स्लेव्स बेचे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तब तो क्या स्लेव से आराम मिलता था, यार पाँव दबा दे, अब कंधा दबा दे, मेरे लिए काम कर दे, तो स्लेव है तो काम कर ही रहा है, तो बहुत कम लोग क्रिटिसाइज करते थे। बट द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स इन इट, उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। पर डिबेट करी, बातें करी, कोई लॉ नहीं बनाया। फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड्स ऑन द स्लेव ट्रेड, क्योंकि बिजनेसमैन का तो काम स्लेव से ही चलता था, स्लेव होगा तो काम करेंगे, तो इसलिए बिजनेसमैन से गवर्नमेंट डरती थी। पैसा तो भाई बिजनेसमैन देता है और गवर्नमेंट पैसे से डरती है। तो 1794 में जैकोबिन रिजिम अबॉलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। और फिर जैकोबिन ने क्या किया, ये देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात हुई वो बता रहा हूँ खास जिससे दुनिया में चेंज आया। तो जैकोबिन रिजिम में
क्या किया कि उन्होंने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया फ्रेंच कॉलोनीज़ में, जहाँ जहाँ फ्रेंच कॉलोनीज़ में स्लेवरी थी उसको ख़त्म कर दिया। अगेन इन 1804 नेपोलियन री इंट्रोड्यूस इट, पर जब नेपोलियन बोनापार्ट आया उसने कहा नहीं स्लेव्स तो होने चाहिए, तो उसने वापस 1804 में स्लेव्स को अलाउ कर दिया, स्लेवरी को अलाउ कर दिया। और स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड बाय फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। याद रखिएगा फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में स्लेवरी ख़त्म हो गई। ओके, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वुमेन का, रोल ऑफ वुमेन, क्योंकि उनको पहले कभी वोट डालने नहीं देते हैं, कभी उनको सिटीजन नहीं मानते हैं, कभी इन्हें सिटोइन बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि रोल ऑफ वुमेन क्या रहा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रेवोल्यूशन। वुमेन पूरी ब्रेड लेके आती थी, फिर रेवोल्यूशन में पार्ट लेती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन 60 पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस ज़माने टीवी था नहीं, टाइम पास कैसे करने का काम करने के बाद, तो उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाए, खुद के न्यूज़पेपर शुरू किए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे डिमांडेड द राइट टू वोट, क्योंकि उनको वोट का राइट चाहिए था और उनको मिलता नहीं था। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसर। अब चूंकि वोट का ही राइट नहीं था तो असेंबली में क्या जाएंगे, बोले असेंबली जाना तो लोग हंसेंगे, है ना। सांड की आँख मूवी नहीं देखी कि ना औरतें ये नहीं कर सकती और ये नहीं कर सकती, तो वो वहाँ पे सांड की आँख ही चल रहा था कि वो लोग क्या तुम वोट भी नहीं दे सकती, तुम असेंबली में भी नहीं जा सकती, और असेंबली नहीं जा सकती तो पॉलिटिकल ऑफिस यानी कि कोई पोस्ट पर भी नहीं जा सकती। ड्यूरिंग जैकोबिनिज्म द गवर्नमेंट मेड स्कूलिंग कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। उस टाइम में तो लोग लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे कि यार लड़कियों को जब वोट ही देना, इनका कोई राइट ही नहीं है, इनको पढ़ाई क्या करेंगे। पर जैकोबिन ने कहा नहीं लड़कियों को पढ़ाओ, जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, तो वैसे वहाँ पर भी फ्रांस वाले उस वक्त जाग गए थे 17वीं सेंचुरी में। Their father could no longer force them into marriages against their will. अब ऐसा नहीं था कि फादर कहेगा कि अब बेटी तुम्हें मेरे बताए हुए लड़के से शादी करनी पड़ेगी, ऐसा भी ख़त्म हो गया। अब वो लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। डाइवोर्स को लीगल कर दिया। पहले डाइवोर्स तो ऐसा था कि हस्बैंड कहता छोड़ दिया, हस्बैंड दूसरी शादी कर देता था और वाइफ बेचारी रह जाती थी, वो डाइवोर्स भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं रही। अब डाइवोर्स लीगल हो गया तो औरतें इंडिपेंडेंट हो सकती थी शादी के बाद भी डाइवोर्स होने पे। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। कितना टाइम लगा आप सोचिए, इतना लंबा संघर्ष रहा, 200 साल तक स्ट्रगल करते रहीं, फिर उनको वोट डालने का राइट मिला। इसके मुकाबले हमारा देश कितना अच्छा है, हमारे देश के लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें तो आज़ादी होते ही हमने सबको वोट कर, सारी वुमेन को वोट का राइट दे दिया। हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने सबको राइट दे दिया, हमारे लिए सब इक्वल थे। ये यूरोपियन जो अपने आप को एडवांस समझते हैं वो हमसे कितना पीछे थे, उनको औरतों को वोट का राइट देने में 200 साल लग गए। तो इस तरीके से दो खास बातें हमने देखी, स्लेवरी, और एक बात हमने देखी, दूसरी देखी हमने वुमेन वाली। यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ा। उसका ये था कि जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो, उसमें पहला कॉन्सिक्वेंसेस जो था, इट अबॉलिश सेंसरशिप, फ्यूडलिज्म, एंडेड प्रिविलेजेस, है ना, यानी कि स्पेशल क्लास को प्रिविलेज मिलेगा वो बंद हो गया। सेंसरशिप यानी कि गवर्नमेंट से आएगी वही चीज़ पब्लिश होगी, वो बंद कर दिया। फ्यूडलिज्म बंद कर दिया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। सब बराबर है, सबको बोलने का राइट है, लॉ के लिए सब बराबर है, ये चीज़ वो लेके आए। द रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया के लोगों को पता चला फ्रांस में ऐसा हुआ तो वो भी इंस्पायर हुए कि यार जोरदार बात कर दी यार, इन्होंने तो सबके लिए इक्वलिटी कर दी, क्योंकि हम इंडियंस तो सोचते थे राजा बड़ा होता है, हम छोटे होते हैं। पीपल इन कॉलोनीज वर री एनर्जाइज एंड लॉन्च मूवमेंट टू गेन फ्रीडम। जो भी कॉलोनीज़ थी, कॉलोनीज़ यानी कि जो गुलाम देश थे, जैसे कि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, वैसे भी इस दुनिया में पुर्तगालीज़ कॉलोनीज़ थी, इस दुनिया में जो है ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, सारी कॉलोनीज़ के लोगों को लगा कि हमें फ्रीडम लेनी चाहिए। इंडिया में टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। इंडिया में जैसे ही टीपू सुल्तान को पता चला तो वो भी अपनी तलवार लेके खड़ा हो गया कि ये तलवार मैं सब आज़ादी दिलाएगी। वैसे राजा राम मोहन राय ने भी इक्वलिटी की बात करी, औरतों के राइट्स की बात करी। इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन का न सिर्फ फ्रांस पे बट यूरोप और एशिया पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट रहा। तो इसी के साथ
भाइयों बहनों, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। और आज फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हो गई, पेरिस की इवनिंग ख़त्म हो गई। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। घर पे तो आप बैठे ही हैं, वहीं पे आप सुन रहे हैं मुझे। तब आप अपने घर पे अपनी मम्मी को फरमाइश कीजिए कि आज आपको खाने में फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए, क्योंकि आपने सक्सेसफुली फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी कर ली है। तो मेरी तरफ से आपके घर में आपकी मम्मियों का हाथ का बना हुआ फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय। डन डन।